गुजार हूँ जो आज अमर शहीद जुब्बा साहनी जी के शहादत दिवस पर आकर हम तमाम निसाब लाभाइयों का हौसला बढ़ाए, इसके लिए मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अब मैं अपने नेता, बिहार के मुख्यमंत्री, देश के लोकप्रिय नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी से आग्रह करते हैं कि निषाद समाज के प्रतिनिधि को संबोधित करें। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी एक्सपर्ट लगा यहाँ काम शहीद जुब्बा साहनी जी की स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री श्री मदन साहनी जी, बिहार सरकार के माननीय वित्त मंत्री जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, बिहार सरकार के माननीय सहकारिता मंत्री श्री आलोक मेहता जी, माननीय विधायक एवं जनता दल यू के राष्ट्रीय सचिव श्री विद्यासागर निषाद जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य उस कार्यक्रम के अतिथि श्री ललन कुमार सर्राफ जी, मछुआरा आयोग के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक विश्वनाथ बाबू, पूर्व विधायक श्री रामचंद्र निषाद जी, कटिहार के महापौर श्री विजय कुमार सिंह जी, बिहार राज्य मछुआरा आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष कुमार मणिभूषण निसाब उर्फ राजू साहनी जी, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पूर्व सदस्य श्री शिवशंकर निषाद जी, बिहार निषाद संघ के महामंत्री श्री धीरेन्द्र निषाद जी, राष्ट्रीय मल्लाह सभा के प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक निषाद जी, मछुआरा आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष श्री विजय साहनी जी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश सचिव श्री अरविंद कुमार साहनी जी, प्रदेश जनता दल यू के प्रवक्ता श्री अरविंद निषाद जी, सुंदर साहनी जी, भीषम साहनी जी, ओम प्रकाश चौधरी जी, जनता दल यू के जल श्रमिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष श्री सत्येंद्र साहनी जी, यहाँ उपस्थित अन्य सभी सम्मानित नेतागण, विशिष्ट अतिथिगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, हम सब यहाँ शहीद जुब्बा साहनी के शहादत को याद करने और उनके प्रति अपना आदर प्रकट करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए। जुब्बा साहनी जी शहीद हुए, कम उम्र से ही वे आजादी की लड़ाई की तरफ आकृष्ट हुए। उनमें एक आत्मसम्मान का भाव था और अगर मजबूरी भी कर रहे थे युवावस्था में तो अंग्रेजों के अत्याचार को वो बर्दाश्त नहीं करते थे। जब उनको एक अंग्रेज ने अपमानित किया, गाली दिया, तो उससे भी वो भिड़ गए। तो शुरू से ही उनमें ये प्रवृत्ति रही और आजादी की लड़ाई के अनेक कार्यक्रमों में वो भाग लेते रहे। और जब सन 42 का भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस समय तो उनकी भूमिका अविस्मरणीय। सबको मालूम है कि मीनापुर थाना जो मुजफ्फरपुर जिले में है, उसके वो निवासी थे और वहां मीनापुर थाना
के दरोगा वालर नाम के दरोगा। तो जब सन 42 के आंदोलन में बहुत लोग इकट्ठा होकर थाना के सामने प्रदर्शन कर रहे थे, तो जो थानेदार वालर था उसने एक आदमी पर गोली चला दी और उसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद जुब्बा सहनी जी ने जो किया सबको मालूम है। वो जो इकट्ठा जमात थी उन सब लोगों ने मिलकर के थाने को घेरा और उसमें जितना फर्नीचर था सबको इकट्ठा करके आग लगाया और उस दरोगा के हथियार को इन लोगों ने उससे छीन भी लिया और इसके बाद उसको बांध करके उस आग में उसको हवाले कर दिया। थाना में और जुब्बा सहनी जी के नेतृत्व में हुआ। और जो गोली लगी बांगर सहनी जी को, वो तो शहीद हो गए। और इसके बाद तो अंग्रेजों का जुल्म और अत्याचार, जो भी बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती, उसका तो बहुत विरोध हुआ। जगह जगह रास्ता तक को लोगों ने अवरुद्ध किया, काट दिया, सब हुआ। लेकिन जब वहां अंग्रेजों की पुलिस पहुंची तो उसने बहुत अत्याचार किया और केस हुआ और उसमें अनेक लोग गिरफ्तार भी हुए और फिर उन पर मुकदमा चला, चूंकि थाने में आग लगाया था और एक थानेदार को उसमें जला दिया था। तो बहुत लोगों को उसमें बहुत लोगों का नाम उसमें दे दिया गया था और गिरफ्तार हुए। और जुब्बा सहनी जी तो उस समय तक नहीं गिरफ्तार हो पाए थे। लेकिन जुब्बा सहनी जी के मन में ये बात आई कि उस कार्यक्रम का नेतृत्व तो हमने किया और बाकी लोग पकड़े गए और सबको सजा होगी और मेरे नेतृत्व में हुआ। तो उन्होंने बिल्कुल हाजिरी दी कोर्ट में और कहा, साहब सब पूरे तौर पर स्वीकार किया और कहा कि मैंने ये दरोगा जो था, दरोगा वालर को हमने जलाया है, आग हमने लगाई है और उसमें हमने उसको डाल दिया। तो देखिए जुब्बा सहनी में इतना जो दमखम था, लेकिन विचार से वो किस प्रकार से गांधीवादी थे। जो किया उसको कोर्ट में जाकर स्वीकार कर लिया। तो गांधी जी तो यही कहा करते थे, गलत कानून है उसका उल्लंघन करो और उसमें अगर सजा होती है तो उसको झेलो। और सत्य का आग्रह उनका रहा, तो जो सच्ची बात थी उसको कबूल किया और फांसी की सजा हुई और फांसी के फंदे पर चढ़ा दिए गए। और आज ही का दिन उनके शहादत का दिन है 11 मार्च, इसलिए हम सब लोग इकट्ठा हुए। तो ऐसे शहीद और कितने लोगों की भूमिका है। ये जो शहीद हुए, फांसी की सजा उनको हुई और 1942 का जो आंदोलन हुआ जिसका हमने जिक्र किया, उसके पहले भी पुलिस ने उनके साथ बहुत बदसलूकी की और उनके ऊपर अत्याचार हुआ था, बहुत सारी बातें हुई थी और ये पूरा विरोध करते थे। तो नेहरू जी गए हुए थे मुजफ्फरपुर और उनको ये बात की जानकारी मिली, तो उनकी जिज्ञासा थी कि भाई कहाँ है जुब्बा साहब, और उनसे वो मिले, सामने लाए और कहा कि भाई जुब्बा भाई आपके साथ पूरा देश है, पूरा भारत है। तो नेहरू जी ने भी उनको उनके काम के उस समय आजादी की लड़ाई के दौरान उसको प्रतिष्ठा दी, उसको स्वीकार किया। और उसके बाद तो 42 का जो आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन, और उस दौरान तो जो कुछ भी हुआ मीनापुर थाने में, और उनको इसके लिए फांसी की सजा हुई, शहीद हुए। तो अब तो ऐसे लोगों से सीखना चाहिए। और ये जो आजादी मिली है ये मामूली ढंग से नहीं मिली। इस तरह से अनेकों लोग अपने देश में शहीद हुए, कितने लोगों ने जेल की यातना झेली, कितने लोगों ने त्याग किया, कुर्बानी दी, बलिदान हुए, कितनी यातनाएं लोगों ने सही, और उसके बाद ये आजादी मिली।
तो अपने देश की जो आज़ादी मिली और अपने देश में लोकतंत्र को स्वीकार किया गया, तो जो आज़ादी की लड़ाई के मूल्य थे, वो मूल्य क्या था? न्याय और समानता। वो सबसे बड़ा मूल्य हमारे आज़ादी की लड़ाई था। तो न्याय और समानता, इस रास्ते से कभी समझौता नहीं किया जाना चाहिए। अब जुब्बा साहनी जी तो शहीद हुए, सरकार तो हर शहीद के सम्मान में जो कुछ भी संभव है करती ही है। चाहे मुजफ्फरपुर में उनकी स्मृति में पार्क बने, उनकी मूर्ति स्थापित हो, या हम लोगों ने भागलपुर जेल का नामकरण उनके नाम पर किया, या आज उनके शहादत दिवस के अवसर पर हर वर्ष राज्य सरकार की तरफ से राजकीय समारोह का आयोजन होता है। यह सब काम तो होता ही और होता रहेगा, लेकिन उनके शहादत से और उनके कर्म से हम सब लोगों को सीख लेनी चाहिए। और ये बिहार के लिए कितनी गौरव की बात है। और आज मुझे जुब्बा साहनी जी के शहादत के अवसर पर आप सब लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया, मैं आयोजकों को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। ये जो साल चल रहा है, बताइए, बापू के चंपारण सत्याग्रह का 100वां साल, और 100 साल पूरा होने पर पूरे साल हम लोग 10 अप्रैल से चंपारण सत्याग्रह की याद करेंगे। अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे। 10 अप्रैल को ही गांधी विचार पर राष्ट्रीय विमर्श होगा, 10-11 अप्रैल को। 15 अप्रैल से चंपारण के इलाके में कहीं ना कहीं पद यात्रा का भी कार्यक्रम होगा अप्रैल में। उसके बारे में सारी तैयारी चल रही है, विमर्श चल रहा है कि किस स्थान से प्रारंभ हो। 17 अप्रैल को हमारे देश भर के जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं जीवित, देश भर के स्वतंत्रता सेनानियों को चंपारण सत्याग्रह की स्मृति में सम्मानित किया जाएगा। यहाँ पटना हम लोगों ने सबको बुलाया है, और सैकड़ों दूसरे प्रांतों के स्वतंत्रता सेनानियों ने रेलवे का रिजर्वेशन तक करा लिया यहाँ आने के लिए। तो ये सब कार्यक्रम होंगे, अनेक कार्यक्रम होंगे, और हम लोगों का उसमें जो सबसे बड़ा प्रयत्न होगा कि हम एक एक युवा को, हर छात्र छात्रा को, युवा पीढ़ी के लोगों को आजादी की लड़ाई के बारे में पूरे तौर पर, चंपारण सत्याग्रह और हमारे इस प्रकार से जितने लोग शहीद हुए, इन सब के बारे में पूरी जानकारी और गांधी विचार के बारे में पूरी जानकारी हम लोग उनको देंगे। गांधी जी का जो काम है, उनके जो विचार हैं, उस पर कई कहानियों का चयन किया जा रहा है। अब प्रतिदिन स्कूल में कहानी सुनाई जाएगी, ताकि हमारे जो युवा पीढ़ी के लोग हैं वो पूरे तौर पर, आज गांधी जी को सब लोग उनका सम्मान करते हैं, याद करते हैं। अगर गांधी जी के बारे में कोई अपमानजनक टिप्पणी कर दे तो इस देश में कोई उसको अच्छा नहीं मानता है, सबको बुरा लगता है। लेकिन गांधी जी के विचार को उस प्रकार से नहीं स्वीकार करते, जानते नहीं। इसलिए हम नई पीढ़ी को उनके विचारों से अवगत कराना चाहते हैं। हर घर में दस्तक देंगे गांधी जी के विचार पर, हर गांव में गांधी जी के आजादी की लड़ाई के आंदोलन से लेकर उनके विचारों को लेकर उनके जीवन पर जो फिल्म बनाई जा रही है, उस फिल्म को दिखलाएंगे प्रत्येक गांव में, और हर घर पर दस्तक देकर उनके विचारों को पहुंचाएंगे। ये सब काम है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, भाई एक से एक लोग इस बिहार की धरती पर हुए। 350 साल पहले इसी बिहार की धरती पर पटना में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म हुआ, जिनका 350वां प्रकाश पर्व आयोजित किया गया। भले ही यहाँ सिख समाज के लोगों की संख्या कम है, देश और देश के बाहर से तमाम जगहों से लाखों सिख समाज के श्रद्धालु आए, लेकिन बिहार के लोगों ने, पटना के लोगों ने जिस प्रकार से आतिथ्य किया लोगों के साथ जिस प्रकार से सम्मान पूर्वक व्यवहार किया, और जितना बेहतरीन ढंग से इंतजामात किए गए कि पूरे देश और देश के बाहर के जितने सिख आए, सब बिहार के बारे में अच्छी राय लेकर गए। जिस बिहार के बारे में पूरी
छवि बनाई जाती रहती है, कुछ बिहार के लोग ही बनाते रहते हैं, चंद लोग। तो आकर लोगों ने देखा किस तरह से यहाँ काम। तो आज हमारे जुब्बा साहनी जी के शहादत के अवसर पर हम सब लोग इकट्ठा हैं, और जब हम यहाँ पर बैठे हुए तो बहुत सारी बात भी आप लोगों ने कही। हम तो आज सोच रहे थे सिर्फ जुब्बा साहनी जी की ही चर्चा करें, लेकिन आप लोगों ने और कुछ विषय की चर्चा की है। तो आप सबको मालूम है कि 2015 में राज्य सरकार की तरफ से निषाद समाज और जितनी इनकी उपजातियां हैं, सहजातियां हैं, सबको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए, इसकी सिफारिश की। यहाँ पर बैठे हुए मणिभूषण जी, कुमार मणिभूषण निषाद, राजू निषाद जी, ये जनता दल यू के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष थे। उस हैसियत से इन्होंने हमको एक चिट्ठी लिखी थी जून 2015 में। उस पर हमने कहा कि इसको समीक्षा कीजिए और देखिए, क्योंकि पहले लोग मांग करते थे अनुसूचित जाति का, वो तो पहले से गया हुआ था, लेकिन जो इनका पत्र पहुंचा तो हम लोगों ने देखा कि भाई अनुसूचित जनजाति वाली मांग ज्यादा प्रासंगिक, अनुसूचित जाति वाली मांग इस तरह से प्रासंगिक हो न हो, ये पहले से गया हुआ वो अलग विषय, लेकिन जनजाति की जो मांग है वह ज्यादा प्रासंगिक है और ठीक है, वो सही रूप में ऐसा लगता है। क्योंकि इनका जो स्वभाव है कठिनाई में, भाई आपका संबंध जो इस समाज का संबंध है सीधे मिट्टी से और पानी से है। नदी के किनारे रहते हैं, परिस्थिति में जीवन लेते, चाहे बाढ़ आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, तो ये पूरा का पूरा काम जो इनका है वो एक अलग किस्म का है। और लोगों को देखिएगा तो लोगों का व्यवहार और कुछ काम इस प्रकार से है कि वो एक ऐसा लगता है कि ये एक ट्राइब की तरह है। और अनुसूचित जनजाति की मांग मुझको ज्यादा तार्किक लगी, और तब हम लोगों ने अपनी सरकार से मंत्रिपरिषद का फैसला किया सितंबर में 2015 में, और सिफारिश भेज दी भारत सरकार को। और एक ही नहीं, सबके बारे में जो भी मल्लाह जाति है, मल्लाह, निषाद, बिंद, बेलदार, चाई, तियर, फुलवट, सुरहिया, गोढ़ी, बनपर, केवट, नुनिया जाति, सबको एक साथ मिला करके इनको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया। और वो चला गया, भारत सरकार की तरफ से आया पत्र कि आप इसके लिए एक एथनोग्राफिक सर्वे कराइए। तो हम लोगों ने ये काम तत्काल निर्णय लिया, और एन सिन्हा इंस्टीट्यूट जो पटना का है, जो बाकी सभी मामलों में भी एथनोग्राफिक सर्वे का काम करता रहा है, उनको हम लोगों ने जिम्मेवारी दी थी। उन्होंने इसके लिए बताया कितनी राशि लगेगी, तो उसका बिल्कुल फेज वाइज चरणबद्ध ढंग से वो राशि भी दी जा रही है उनको, और वो काम भी कर रहे हैं। और उसके बारे में हम लोगों ने ये कहा है उनको, राज्य सरकार की तरफ से एन सिन्हा इंस्टीट्यूट को कहा गया है कि जल्दी से जल्दी आप एथनोग्राफिक सर्वे का काम पूरा करिए, क्योंकि वो पूरे जगहों पर लोग जाते हैं, टीम जाती है, वो जिला जिला में टीम जाएगी। अभी कई जिलों का अध्ययन किया है हम लोगों ने, और कई जिलों में उनको अध्ययन करना बाकी है। जो एथनोग्राफिक रिपोर्ट होती है उसी वही आधार बनता है कि किसी को जनजाति में शामिल किया जाए। तो हम लोगों ने आग्रह किया है, वो पूरे तौर पर 2 वर्ष का समय चाहते थे। तो हम लोगों ने कहा कि भाई जितना और तेजी से आप कर सकते हैं, और इसके लिए अगर कुछ और संसाधन की जरूरत पड़ेगी तो हम वो भी देंगे, लेकिन आप इस काम को बिल्कुल ठीक ढंग से, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जल्दीबाजी में कोई काम कर दिया और पता चला कि बहुत सारे प्रमाण और बहुत चीज छूट गई, अभी नहीं होना चाहिए। बहुत लोग हैं जिनको कुछ जानकारी रहती नहीं है, तो कुछ देते रहते होंगे, हमको नहीं मालूम है। और सब तरह के लोग होते हैं समाज में, आज तो आप सब लोग बैठे हुए हैं, वो हम लोगों के काम के साथ हैं। बहुत लोग होंगे जो हम लोगों के काम के साथ नहीं होंगे, तो तरह तरह की बात करते हो। इसलिए मैंने ये मुनासिब समझा कि आप लोग बैठे हुए जान लीजिए। और हमारे मदन साहनी जी भी थे, इनको पूरी बात अभी आधा काम हुआ, अभी पूरा काम नहीं हुआ, काम जारी है। और वो पूरा एथनोग्राफिक रिपोर्ट आ जाएगी और उसको फिर केंद्र सरकार के हवाले करेंगे। और इस बात पर हम लोग हमेशा स्टिक करेंगे
और पूरे तौर पर दृढ़ता के साथ कहें, क्योंकि मैं तो व्यक्तिगत रूप से कन्विंस्ड हूँ कि भाई ये उस जिस तरह से एक जनजातियों का अलग अलग क्यों जनजाति मानी जाती है, अब अनुसूचित जाति कैसे बनी? पिछड़े वर्ग में सभी हैं, पिछड़े वर्ग में सब है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सब है। अन्य पिछड़े वर्ग, हम लोग जैसे अन्य पिछड़े वर्ग में माने जाते हैं। अन्य पिछड़े वर्ग की दो कैटेगरी, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग बिहार में। तो अभी अति पिछड़ा वर्ग में आप, तो अनुसूचित जाति के लिए कुछ अलग पैमाना माना गया और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग पैमाना माना गया। उसी के आधार पर पिछड़े वर्गों में कुछ जो जाति और समूह थे उनको अनुसूचित जाति के रूप में घोषित किया गया और कुछ समूहों को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया गया। और हम लोग यही चाहते हैं कि जो अनुसूचित जनजाति का जो आधार हुआ है पूरे देश में, उस हिसाब से हम लोगों को लगता है और आप लोगों की मांग भी थी। हमने पूछा पहले 1 मिनट के लिए मुझको लगा कि भाई पहले ये लोग अनुसूचित जाति की बात करते थे, अब अनुसूचित जनजाति की बात क्यों करते हैं? तो इन लोगों ने जो पत्र लिखा उसको भी पढ़ा और कई लोगों से समझने की कोशिश की और तब हम लोगों को लगा कि यह मुनासिब होगा और इसलिए हम लोगों ने उसको वैसा रिकमेंडेशन किया, अनुशंसा की है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है। और चुनाव के टाइम में तो भाई देखिए सब पीछे पड़ता हो अपने अपने ढंग से। हम लोग तो बिहार में कोई चुनाव है नहीं, चुनाव बिहार में हुए 1.5 साल हो गया है, हम लोगों को अभी तुरंत कोई चुनाव है नहीं, इसलिए हम लोग जो बोलेंगे तो उसका चुनाव से कोई रिश्ता नहीं। लेकिन बहुत लोग अपनी बात चुनाव से जोड़कर ही सिर्फ करते हैं। तो सबका अपना अपना तरीका, मुझको किसी के बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी। हम लोग अपनी बात अपने ढंग से करते हैं, अपना काम करते हैं, जो प्रतिबद्धता है, जिसमें भरोसा है, विश्वास है जिस चीज पर, उस काम को करते हैं, चुनाव हो या चुनाव न हो। और चुनाव में इसका फायदा मिले या न मिले इससे क्या मतलब? और जो कहते हैं उसको हम लोग करते हैं। अगर 2015 के जुलाई में महिलाओं ने आवाज लगाई, हमने कहा कि ठीक है अगली बार आएंगे तो शराबबंदी लागू कर देंगे, हम लोगों ने लागू कर दी। अब सिर्फ लागू नहीं कर दिया, उसके लिए लगे रहते हैं, साधारण बात नहीं है। दिसंबर 2015 से जनवरी फरवरी तक हम लोगों ने पूरा जन चेतना का अभियान चलाया और उसी तरह से अभी चल रहा है। और 21 जनवरी से शुरू हुआ, 2017 में मानव श्रृंखला बनाई गई और कितनी बड़ी मानव श्रृंखला बनी, 4 करोड़ लोगों की भागीदारी हुई। हम लोगों ने तो सोचा नहीं था, हम लोग तो सोच रहे थे 2 करोड़ लोगों की भागीदारी हुई, लेकिन लोगों में इतनी जागृति है। और ये जो मानव श्रृंखला बनी है, ये जो शराबबंदी और नशा मुक्ति के पक्ष में जो जनमत है उसी का प्रकटीकरण था। लेकिन फिर भी तरह तरह के लोग हैं कि नहीं समाज, तो नंबरी कारोबार करने वाला खत्म हो जाता है। कौन खत्म कर देगा उसको बताइए, लेकिन जोर लगाए रखना चाहिए खत्म करना। लेकिन कोई दावा करेगा कि हम बिल्कुल खत्म कर दिए, ये तो एक लक्ष्य हो सकता है, लक्ष्य हो सकता है कि हम बिल्कुल खत्म कर देंगे, इरादा हो सकता है, संकल्प हो सकता है। लेकिन आदमी तरह तरह का होता है साहब, एक तरह का काम करता है, ऐसा काम करता है कि आदमी को अचरज होता है कि ऐसा भी आदमी होता है, ये आदमी है क्या है। तो इसी तरह का लोग करता तो उसको क्या कीजिएगा। लेकिन उस पर पूरी नजर रखने के लिए भी जरूरी है कि जन चेतना जगी रहे। और जगी हुई हम लोग क्या जागृत है, लोग पकड़वाते हैं, देखते हैं, नजर रखते हैं। लोग गाँव देहात में करता ही भट्टा तोड़ देते। आप बताइए कितने लोगों को बदनाम किया बिहार में, महादलित समाज में, एक समाज के बारे में लोगों ने कह दिया कि भाई ये तो यही सब काम करता है, उसका रोजगार छूट गया। अभी हम गए हुए थे 26 जनवरी को, यही बगल में फुलवारी में गांव है सकरेचा, झंडा आप जानते हैं, महादलित टोला में गांव में झंडोत्तोलन होता है, तो एक जगह हम भी जाते हैं। तो वहां जो मांझी जी ने झंडोत्तोलन किया तो क्या भाषण दिया झंडा देने के बाद? उसने कहा कि सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया, 8 आना तो पहले जा चुका था शराब के चक्कर में, कम से कम आधा का जान बचा है। यही बोला।
लोग तरह तरह की बात सोचते। आदिवासी समाज के बारे में गलतफहमी पैदा की जाती है। और झारखंड में शिबू सोरेन ने अभियान चलाया, अभी बाबूलाल मरांडी चला रहे। तो ऐसी बात नहीं है, इसके बारे में बड़ी गलतफहमी पैदा की जाती है। और कई जगहों पर जहां इस गांव में लोग डूबे हुए थे, एक पूर्णिया के गांव का पता चला, तो वहां पर पूरा अभियान चला करके जो यही सब काम करता था शराब चुलाने उलाने का, उस सबको गाय खरीदवा दिया गया, पैसा उसमें मदद किया गया सरकार की तरफ से कि चलो अब शराब छोड़ो और दूध के काम में लगो। बार बार पता चले फुलवारी शरीफ के बगल में, तो हमने कहा कि कार्रवाई तो करनी है, लेकिन इसके साथ साथ सबको गाय भी खरीदवाइए और रोजगार का दूसरा साधन उपलब्ध कराइए। तो यह भी हम लोग करते हैं। और उसके बाद जब ताड़ी की बात आई तो बहुत तो कितना हंगामा किया, कितना हंगामा किया कि वो जात का नाश कर दिया। मैंने उस जात का दूसरा कोई काम नहीं है जी, मैंने वो अपना छाती छिलवाते रहेगा, पढ़ेगा नहीं, कोई और काम नहीं करेगा। मैंने पीने वाले आनंद से पिएंगे, वो बेचारा कितना ऊंचा चढ़ता है बताइए, किस तरह से चढ़ता, मैंने वही काम करेगा और कोई दूसरा काम नहीं करेगा। तो हमने उसका भी उपाय निकाला। हमने कहा कि ताड़ी तो खराब चीज है, सूर्योदय के बाद फर्मेंटेशन हो जाता है और वो नशीला बनता चला जाता है, लेकिन उसी ताड़ के रस से नीरा भी बनता है और नीरा बड़ा ही उपयोगी चीज है, स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर चीज है। और वो सूर्योदय के पहले उतर जाना चाहिए। और जो लवनी में लोग ताड़ी जमा करता है, जो रस उसका जमा होता है बूंद बूंद, तो उसी तरह से उसी लवनी के अंदर चूना का लेप लगता है और उसमें उसका रस इकट्ठा होता है और उसको सूर्योदय के पहले ही उतार लीजिए तो वो हो गया नीरा। वो पीने से बड़ा फायदा है। अब सब काम शुरू हो गया और उस नीरा से गुड़ बनता है, इतना बढ़िया गुड़ बनता है। गुड़ लोग कहते हैं कि डॉक्टर लोग भी कहता है कि डायबिटीज भी है तभी उस गुड़ को खा सकते हो। इतना बढ़िया चाहिए बोलिए। अभी हाल में मंत्रिमंडल की बैठक हम राजगीर में किए थे, तो बैठक के दौरान कुछ कुछ किया जाता है चाय पीने के पहले कोई चीज, तो वहां पर देखा कि सबको पेड़ा दे रहा है। तो पेड़ा हमने कहा क्या है, तो कहा कि पेड़ा है और नीरा के गुड़ का प्रयोग इसमें हुआ। अरे पेड़ा में तो खोआ रहता है, दूध का खोआ, उसमें लोग चीनी डाल देते हैं, लेकिन वो कहा कि नहीं नीरा के गुड़ का। उसको खा के देखे, इतना स्वादिष्ट। हमारे जितने मंत्रिमंडल सहयोगी कोई दूध पेड़ा से कम कोई नहीं खाए, इतना स्वादिष्ट। तो नालंदा में तो ढेर ताड़ का पेड़ है, बहुत ताड़ का पेड़ है। तो वहां पर शुरू किया गया और पूरे बिहार में शुरू किया गया कि भाई अरे क्या है तो छोड़ना, तो भाई पत्रकार से क्या ये मतलब है, अरे क्या है के लिए परेशान हो रहा जी, ये मतलब या हमको कुछ करना चाहेगा तो बचा लो, जब मत करो, रहो, ठीक है। कल होके पुलिस की आलोचना न हो जाए कि सुरक्षा का इंतजाम नहीं है, सब रखे रहे। तो उस नीरा से गुड़ भी बनेगा। कितना आदमी को पीना है, सुबह सुबह पी ले भाई नीरा, और जो बच जाएगा सबको इकट्ठा करके गुड़ बनेगा और गुड़ बाजार में बिकेगा। इसके बाद वो नीरा जो है उसको ठंडा माने बर्फ चारों तरफ से रहेगा, ऐसा बर्तन भी इंतजाम किया गया है, उसी में रख देगा तो घंटों नीरा सही सलामत रह जाएगा। उसका कोई पीना चाहे तो उसको भी पी सकता है सड़क किनारे। और आप जानते हैं आज जो ये ताड़ वालों को, ताड़ी उतारने वालों को और ताड़ से जितनी आमदनी होती है, जो इंतजाम हम लोग कर रहे हैं, उससे ज्यादा आमदनी होगी है नीरा और नीरा के गुड़ और। तो हम नहीं चाहते, हम शराबबंदी, नशा मुक्ति चाहते हैं, लेकिन हम किसी का रोजगार नहीं छीनना चाहते, उसको और बेहतर रोजगार मिले और अच्छे काम में लगे। और इसके लिए जन चेतना के लिए हम घूमे, चेतना सभाएं हुई पूरे बिहार में, निश्चय यात्रा पर निकले, मानव श्रृंखला बनी और 22 मार्च तक ये अभियान चल रहा। घर घर तक जाकर लोग संदेश दे रहे। तो ये सारी बात, तो ये सब सामाजिक काम।
कमाई का ज्यादा पैसा लोग शराब में गंवा देते थे। और शराब बंद होने से परिवार की हालत ठीक हो गई, परिवार में शांति आ गई। गांव में, मोहल्लों में, कस्बों में, शहरों में सब जगह शांति है। नहीं तो शाम होने के बाद क्या दृश्य रहता था जी। एक बार हम अपना अनुभव आपको बताते हैं। ये मुख्यमंत्री के पहले का अनुभव है मेरा अपना क्षेत्र है, जानते ही है हरनौत, तो जाते रहते थे। तो कोई उधर घूम रहे थे सभा तक, हम सोचे हरनौत बाजार है, इसमें शाम के बाद रखते रहे। जो बाजार के आदमी को शाम में क्या दिक्कत है, गांव देहात घूम के। तब बाजारवा में मीटिंग था, तो हम पहुंचे 7 बजे, खूब भीड़ इकट्ठा है। तो हम बोल रहे हैं, आप बीच बीच में उठ के खड़ा होकर जिंदाबाद जिंदाबाद है क्या हम क्या ये हालत है। कम उम्र का लोग अपना दिव्यता सही साथ और ये हालत हो जाता है। तो हमारे दिमाग में तो आज से नहीं, बहुत जमाने से बात है। वो अपने क्षेत्र में हम घूम रहे थे बैसाखी, तो लोग ताड़ी नहीं लेता था। तो हम पहुंच गए, तो हमको उठा लिया, जिंदाबाद करने लगा आधा लीवर के आदमी। तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव, उसके आधार पर हमारे मन में ये बात बनी हुई थी भाई इसको आज न कल तो बंद करें। पहले शंका मन में रहती थी, बंद कर देंगे तब वो गड़बड़ करने वाला गड़बड़ करेगा, ये होगा। लेकिन मन में तो होता है ना, द्वंद चलता रहता था। लेकिन 9 जुलाई 2015 में जब 4 महिला 5 महिला होगी कोना से आवाज लगाई, तो पता नहीं क्या हुआ, मेरे मन का सारा द्वंद मिट गया। और बोलकर हम बैठे थे, वापिस आकर के माइक पर बोल दिए अगली बार आएंगे लागू कर। आप लोग फिर तो देखिए हम लोग अपने काम को पूरे तौर पर लागू करें। अब अभी हाल में हम देखे जुब्बा सहनी जी का एक अखबार न्यूज पढ़े। मेरा आदत है सुबह सुबह न्यूज पढ़ते हैं, टेलीविजन नहीं देख पाते। जब तक दिल्ली में थे टेलीविजन 1 घंटा देखते थे, आज तक टाइम ही नहीं मिलता। क्या करें, ऐसा नहीं कि हम टेलीविजन की कोई खिलाफ, लेकिन समय नहीं मिलता। तो समाचार पत्र सुबह सुबह पढ़ रहे थे, एक वो अखबार में देखे कि शहीद सहनी के वंशज भूखे रहने को मजबूर। दिमाग में कि क्या हुआ भाई। तो हम पढ़े, अमर शहीद जुब्बा सहनी के वंशज आज भूखे रहने को मजबूर है। ये कहानी देश की आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़ने वाले अमर शहीद जुब्बा सहनी की वंशज मुनिया देवी की है। मुनिया मीनापुर थाना के चैनपुर गांव में रहती है। आदि इसका न्यूज था छोटा सा। तो हमने तुरंत अपने कार्यालय को भी कहा और तुरंत कहा कि डीएम को कहिए, देखिए तुरंत कौन है भाई जुब्बा सहनी जी के वंशज का लोग है और भूखे मरने को। अब तो ऐसी स्थिति नहीं है कि कोई भूखे मरे। हम लोगों ने इतनी स्कीम बना दी है, ऐसा कैसे हो रहा। तत्काल हम लोगों ने कहा, तो पता चला एक महिला के बारे में कि भाई इनकी तबीयत खराब है और पीएमसीएच में भर्ती को तुरंत डॉक्टर वगैरह सब लगाया गया, आईसीयू में भर्ती हैं। जो भी डॉक्टर उसका पूरा तौर पर इलाज करा रहे हैं। और इसके साथ ही हमने डीएम को निर्देश दिया है कि जुब्बा सहनी जी के परिवार के बारे में पूरी जानकारी ले लीजिए। जुब्बा सहनी हो, उनके भाई हो, जो कुछ भी हो, उनके जो भी वंशज बचे, अगर उसमें से कौन किस स्थिति में, उसकी पूरी जानकारी दीजिए। अगर कोई अभाव में होगा तो सरकार उसको दूर करने की पूरी कोशिश। हम लोगों ने इतनी संवेदना है और इसके लिए डीएम को हमने जिम्मेवारी दी है कि कौन कौन भाई उसके परिवार में कौन थे, जानकारी तो ले लीजिए। मान लीजिए तो मीडिया में छपा, लेकिन वाकई कौन और परिवार के हैं, जो कुछ भी है उन सब लोगों के लिए, ये भी उनके परिवार की हैं, क्या है सारी बात की जानकारी ले लीजिए। तो लोग पूरा इकट्ठा कर रहे हैं और जो कुछ भी संभव होगा हम लोग सहयोग करेंगे। ये हम लोगों को इतनी संवेदनशीलता, अगर हम उनके शहादत के दिन हम उनको याद कर रहे हैं और कहीं पता चला कि भाई उनका पोता परपोता कहीं कोई है और वो बुरे हाल में है, तो उसको हम लोग जरूर देखेंगे। हमारी सरकार की एक नहीं कई नीति है, कोई बुजुर्ग है पेंशन मिल सकता है, कई तरह की स्कीम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू है, तो कई प्रकार की स्कीमें हम लोगों की है। और स्वतंत्रता सेनानियों को तो पेंशन मिलता ही है। तो मान लीजिए कि स्वतंत्रता सेनानी या उनकी विधवा या दोनों, कोई महिला है तो उनके पति आदि को, लेकिन
ये तो शहीद हुए हैं। इस शहीद के परिवार का अगर कोई उस गांव में पूरी जानकारी ली जाएगी, अगर कोई तकलीफ में है तो उसकी तकलीफ को दूर करने की कोशिश हम लोग पूरे तौर पर करेंगे। और अभी हमारे साथी यहाँ वक्ता बोल रहे थे कि भाई मुजफ्फरपुर में उनकी मूर्ति लगी और उनके नाम पर पार्क बना। तो मैं बता देता हूं कि आज आप लोग इसको किए हैं, तो पटना में भी एक पार्क का नामकरण शहीद जुब्बा और उस पार्क में शहीद जुब्बा सहनी की मूर्ति भी लगाई जाएगी। और हर साल शहादत दिवस के अवसर पर सरकार की तरफ से पुष्पांजलि अर्पित की जाती है। सिद्दीकी साहब गए होंगे, यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं। तो इस तरह से अगर जुब्बा सहनी पार्क और उसमें मूर्ति लग जाएगी तो सब लोग वहां जाएंगे और आप लोग भी जरूर जाइएगा। और इस तरह के पार्क और इस तरह की मूर्तियों को लगाने के पीछे मकसद हम लोगों का है कि कम से कम आने वाली पीढ़ी ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जाने, समझे और देश के लिए बलिदान करने के लिए वो उसके मन में भी एक भावना पैदा हो और देश को आगे बढ़ाने में भूमिका अदा करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः सभी आयोजकों को बधाई देता हूं और शहीद जुब्बा सहनी जी के